हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सीएससी। आई एम भावना पाटीदार हियर। एंड फ्रेंड्स, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी, उसी सीरीज में हम देख रहे थे कि संविधान और संवैधानिक विकास के अंतर्गत हमने बहुत सारे वीडियोस कवर किए हैं। अगर आपने वह वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो प्लीज देखिए। और आपका रिस्पॉन्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिल पा रहा है। वीडियोस को बहुत ही कम लोग देख रहे हैं, शायद आपको पसंद नहीं आ रहा। तो आपको अगर पसंद आता है या नहीं आता है, दोनों चीजें आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि यह पता लग सके कि यह सीरीज आगे कंटिन्यू की जानी चाहिए या नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियां। संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में संविधान संशोधन करके क्या किया गया कि 12 सूचियां यानी कि 4 सूचियां अनुसूचियां और बढ़ा दी गई। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आगे बढ़ाने के पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी के लिए सभी टीचर्स के द्वारा बहुत ही मेहनत की जा रही है, तो प्लीज अच्छा रिस्पॉन्स दे, वीडियोस को देखें और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं संविधान की अनुसूचियां। अनुसूचियां संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिनमें विभिन्न विषयों का वर्णन है। ठीक है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 है। तो इसमें अलग अलग विषयों पर बात करी गई है 12 अनुसूचियों में। 12 अनुसूचियां शेड्यूल्स। ओके, तो फर्स्ट अनुसूची या फर्स्ट शेड्यूल में क्या है कि इसमें भारत संघ के 28 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और विस्तार के बारे में वर्णन है। ठीक है, इसमें राज्यों के बारे में और जो केंद्र शासित प्रदेश है यानी कि यूनियन टेरिटरीज, उनका उल्लेख है प्रथम अनुसूची में, जिनका उल्लेख आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड अनुसूची या सेकंड शेड्यूल, और इसमें क्या है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, जो भी हेड पोस्ट पे है, यानी कि जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, ठीक है, उप सभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के ओके आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन। तो सेकेंड शेड्यूल में क्या दिया गया है, आपके जो विभिन्न पदाधिकारियों हैं, इनके वेतन, भत्ते और पेंशन से रिलेटेड प्रोसीजर, प्रक्रियाएं या नियम या कानून कहाँ पर है, आपके द्वितीय अनुसूची में। ठीक है, इसके बाद आती है तृतीय अनुसूची, और तृतीय अनुसूची क्या बोलती है, विभिन्न पदाधिकारियों, अब इनको विभिन्न क्या क्या हुआ कि वेतन, भत्ते और पेंशन तो दे दिए है, लेकिन अब तीसरी अनुसूची में यह शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, जो विभिन्न पदाधिकारी देखते हैं हम, जैसे कि मंत्री हो गए, मंत्री बनने से पहले एक शपथ लेते हैं। ठीक है, भारत के संविधान के प्रति। तो यह सब कहाँ है, थर्ड शेड्यूल में। मंत्री, संसद सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख कहाँ पर है, तो यह तृतीय अनुसूची। अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है या गवर्नमेंट का कर्मचारी है, तो वह पहले शपथ लेता है। ठीक है, तो वह शपथ का प्रोसीजर कहाँ पे दिया हुआ है, आपका थर्ड शेड्यूल में। उसके बाद में आता है फोर्थ शेड्यूल यानी कि चतुर्थ अनुसूची, और इसमें क्या है कि राज्य तथा संघीय क्षेत्रों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। तो इसका क्या मतलब हुआ कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण, जैसे कि हमारे यहाँ राज्यसभा और लोकसभा दो सदन काम करते हैं। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, इनकी जो टोटल सीट्स रहती हैं, हम देखते हैं कि पूरे भारत के लिए एक राज्यसभा, एक लोकसभा है, और भारत के विभिन्न राज्य है। ठीक है, 28 स्टेट्स। तो अब यहाँ से सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे हर एक स्टेट से, और वह अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे कहाँ पे, राज्य सभा में। लेकिन यह किस बेस पे आएंगे, और ठीक है, कौन से स्टेट से कितने मेंबर्स आएंगे, कितने सदस्य आएंगे, किस प्रकार से आएंगे, तो यह कहाँ डिसाइड होता है, यह प्रोसीजर कहाँ आपकी दी गई है, तो यह सारी प्रोसीजर्स यानी कि सारी प्रक्रिया आपकी चतुर्थ अनुसूची में दी गई है। तो चतुर्थ अनुसूची में क्या है कि जो राज्यसभा की सीटों का आवंटन होता है राज्यों का, उसका वर्णन चतुर्थ अनुसूची में किया गया है। इसके बाद में हम देखते हैं पांचवी अनुसूची, विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। तो पांचवी अनुसूची में कौन से विषय आते हैं, अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जिनको राष्ट्रपति घोषित करता है कि यह पर्टिकुलर क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र। एवं जनजातीय क्षेत्र, हम देखते हैं कि भारत देश में विभिन्न प्रकार की जनजातियां निवास करती है, तो इन्हीं जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख कहाँ दिया गया है, आपके पांचवी अनुसूची में। ठीक है,
छठी अनुसूची में भी क्या होता है, ठीक है। अमी मैत्री, इसको शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं छठी अनुसूची को। अमी मैत्री यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख हमको कहाँ मिलता है, छठी अनुसूची में। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यह हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, ठीक है। और यहाँ के अधिकतर यहाँ पर जनजातियां ही निवास करती है, तो वहाँ का जो प्रशासन होता है वह भी कुछ अलग तरीके से, उसमें कुछ चेंजेस वगैरह होते हैं। वो तो वह सब कैसे होता है, तो यह सारा उल्लेख कहाँ किया गया है, आपके 6th शेड्यूल, ओके, यानी कि छठी अनुसूची में। इसके बाद में 7th अनुसूची, यह अनुसूची हम कवर कर रहे हैं क्योंकि इसमें ओनली फैक्चुअल थिंग्स है और इजी टू अंडरस्टैंड है, ओके। और साथ में मैं यह कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो हमारा छोटा ही रहे, ताकि आप लोग उसे देखें और बड़ा वीडियो सोच के वीडियो ही ना खोले, और पहले ही आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि वीडियो को छोटा ही रखूँ और कम चीजें रखूँ, ताकि आप पढ़ने में भी इंटरेस्ट रखें, ठीक है। छठी अनुसूची, और मैं सारी इंपॉर्टेंट चीजें इंक्लूड कर रही हूँ, मेन जो सारी चीजें हैं। इसके अलावा आप बुक को भी रेफर करें। छठी अनुसूची देख ली। 7वीं अनुसूची में क्या होता है, शक्ति पृथक्करण, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, ओके, सेपरेशन ऑफ पावर्स। शक्ति पृथक्करण संबंधित तीन सूचियां कौन सी होती है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची, ठीक है। 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इसमें अलग अलग सब्जेक्ट यानी कि विषय डिवाइड कर दिए हैं, केंद्र राज्य के लिए और केंद्र और राज्य के अलग अलग के लिए, ठीक है। तो संघ सूची में जब मूल रूप से संविधान बना था तब कितने विषय शामिल थे, 97, ठीक है। पहले इसमें 97 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 100, ठीक है। राज्य सूची में पहले थे 66, लेकिन उसके बाद 5 कम हो जाते हैं और कितने हो जाते हैं, 61। उसी प्रकार समवर्ती सूची में जब मूल संविधान के समय इसमें विषय थे 57, और अभी कितने देखने को मिलते हैं, तो वह है 52, यानी कि 52 विषय। संघ सूची में शामिल विषय हैं जैसे कि रक्षा, विदेश मामले, ठीक है, रेलवे और मुद्रा, तो यह किस में आते हैं, संघ सूची में। उसी प्रकार से राज्य सूची में देखने को मिलता है कृषि, पुलिस, जेल खाना और पशुपालन इत्यादि सब्जेक्ट्स कहाँ आते हैं, आपकी राज्य सूची में। ये सारे सब्जेक्ट से ध्यान रखिए, क्योंकि आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से बिलोंग करता है। और यह क्या हुआ कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो यह मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि संघ सूची यानी कि उस पे केंद्र सरकार नियम कानून बनाने का अधिकार रखती है, ठीक है। राज्य सूची यानी कि उस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, और समवर्ती सूची यानी कि उस पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक ही विषय पर नियम या कानून बना देती है और दोनों में टकराव होता है, तो फिर उस स्थिति में कौन सा कानून मान्य होता है, तो वह है आपका केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा, ठीक है। तो समवर्ती सूची में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे शिक्षा हो गया, सामाजिक और आर्थिक नियोजन, इन पे केंद्र तथा राज्य दोनों नियम कानून बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में 8th शेड्यूल आते हैं, और मूल रूप से हम देखते हैं कि संविधान में 8 अनुसूचियां ही थी, लेकिन विभिन्न समय अनुसार संविधान संशोधन करके क्या हुआ कि 4 और अनुसूचियां, जैसे जैसे जरूरत पड़ते गई वैसे 4 अनुसूचियां भारत के संविधान में जोड़ दी गई, ठीक है। तो भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है किसमें, 8वीं अनुसूची में। तो 8वीं अनुसूची में कितनी हमारी राज्य भाषाएं हैं, तो 22 यानी कि 22 लैंग्वेजेस है। यह भाषा है, कौन कौन सी भाषाएं इसमें इंक्लूडेड है, तो असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, मैथिली, संथाली और डोंगरी। तो यह सारी आपके 22 लैंग्वेजेस है। इनको आप 2 to 3 टाइम्स रीडिंग मारिएगा, आपको यह ऑटोमेटिक ध्यान में रहेगी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि हमने कौन सी लैंग्वेज कब जोड़ी जाती है, ठीक है। तो सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था संविधान में, 8वीं अनुसूची में, 1967 में हुआ था आपका 21वां यानी कि 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और उसी के द्वारा सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को कब 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा जाता है आपके संविधान में, और वह कब होता है यह अमेंडमेंट, 1992 में, ठीक है। फिर आती है आपकी बोडो, डोंगरी और मैथिली, इसके साथ साथ संथाली, इनको 92nd
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा जाता है 2003 यानी कि 2003 में, ठीक है। और फिर 2011 में क्या किया जाता है कि उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया जाता है। तो अब ये पर्टिकुलर नाम क्यों बदले जाते हैं, तो देखा जाता है कि सेंटिमेंट्स वगैरह या सांस्कृतिक विरासत जुड़ी रहती है, लोगों की भावनाएं पर्टिकुलर नाम या शब्द के साथ जुड़ी रहती है, और इसी के आधार पर 2011 में क्या किया गया कि उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया। और यह कहाँ की भाषा है, आपके ओडिशा की, ठीक है। इसके बाद में 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा जाता है, 9वीं अनुसूची के लिए क्या करते हैं कि इसके लिए प्रथम संविधान संशोधन होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा क्या किया जाता है, तो इसके द्वारा आपकी 9वीं अनुसूची यानी कि 9th शेड्यूल संविधान में जोड़ी गई थी, ठीक है। और 9वीं अनुसूची में क्या प्रावधान रखे गए थे कि राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। तो राज्य जो समय समय पर विभिन्न संपत्तियों के अधिग्रहण करता है, तो उसका उल्लेख कहाँ है, आपके 9th शेड्यूल में। अब संपत्ति का अधिग्रहण कैसे, जैसे कि कहीं से रेलवे लाइन निकालना है, ठीक है, गवर्नमेंट को नया रेलवे लाइन डालना है, तो उसके लिए क्या होगा कि विभिन्न शहरों गांवों में क्या होता है कि लोग बाग निवास करते हैं, और अगर उसी निवास स्थान से वह रोड गुजरता है तो फिर सरकार उस जमीन का अधिग्रहण करती है, उसके बदले में जिससे भी संबंधित वह जमीन है, ठीक है, भूमि है, उसको बकायदा मुआवजा दिया जाता है, और इस प्रकार से कुछ संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है। तो यह सारे प्रोसीजर आपका कहाँ है, 9th शेड्यूल में, ठीक है। इसमें अधिकांश भूमि संबंधी सुधार अधिनियमों का वर्णन है। तो 9th शेड्यूल में क्या है कि अधिकांश भूमि संबंधी, ठीक है, वही संपत्ति का अधिग्रहण यानी कि भूमि से ही रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट इसमें रहते हैं, और इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो 9वीं अनुसूची की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि 9th शेड्यूल में जो भी प्रावधान रखे गए हैं उनको हम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, उनके अगेंस्ट में हम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, ठीक है। तो यह बात आप ध्यान रखिएगा। और इस अनुसूची यानी कि 9th शेड्यूल को संविधान संशोधन कौन सा, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। फाइनली इसके बाद में आती है 10वीं अनुसूची, फिर उसके बाद 11वीं एंड फाइनली 12वीं, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची में क्या होता है, 10 याद रखिए, दल बदल से संबंधित प्रावधान, ठीक है। और दल बदल से संबंधित प्रावधान यह कब जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची के द्वारा संविधान में, तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। ध्यान रखिएगा कि जो 9th शेड्यूल आपकी रहती है उसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया जाता है, तो द वेरी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसी के द्वारा आपका 9th शेड्यूल संविधान में जोड़ा जाता है। लेकिन 10वीं सूची को संविधान में जोड़ने के लिए कौन सा संविधान संशोधन होता है, तो इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट कि यह 52वां, ठीक है, पूरे 51 का डिफरेंस है। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। फिर आती है 11वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची के बारे में थोड़ी सी बात और करते हैं कि दल बदल क्या होता है। दल बदल यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में शिफ्ट होना। और दल बदल प्रावधान या कानून क्या होते हैं, तो यह एक, जैसे कि अभी कोई रिसेंट पार्टी गवर्नमेंट में है, ठीक है, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेते या फिर ठीक है ले ही लेते हैं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आएगा। मान लीजिए कि एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है, और रिसेंट में फॉर एग्जांपल इन मध्य प्रदेश अभी वर्तमान में किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, ठीक है। लेकिन इसके कुछ समय पहले तक, अभी कुछ महीनों पहले तक कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन क्या होता है कि कांग्रेस के सरकार से कुछ विधायक दल बदल करके किसमें चले जाते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं। वह शिवराज सिंह सरकार को सपोर्ट देते हैं, और उन्हीं विधायकों की जो दल बदलू विधायक थे, उन्हीं विधायकों की सहायता से मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती है। होता क्या है कि जब अभी रिसेंटली 2019 के दिसंबर में, ठीक है, 2018 के दिसंबर में चुनाव होते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में, ठीक है, विधानसभा के चुनाव, और कांग्रेस सरकार चुन के आती है, ठीक है। वह 1 साल तक रहती है, और उसके पहले कौन सी सरकार है मध्य प्रदेश में, बीजेपी की सरकार। 2018 के एंड में चुनाव होते हैं, फिर आपकी कांग्रेस सरकार चुन के आती है, ठीक है, 1 साल तक रहती है। फिर उस अचानक से आप जानते होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया फॉर एग्जाम्पल, और उनके कुछ विधायक यह दल बदल करके कहा जाते हैं बीजेपी में, और इन्हीं की सहायता से एक शिवराज सिंह
चौहान नई सरकार बनाते हैं मध्य प्रदेश में, और यही होता है आपका दल बदल। ठीक है, दल बदल से प्रावधान संबंधित दंड प्रक्रिया भी है, कुछ कैसे अप्लाई होती है, सारी प्रोसीजर होती है, लेकिन दल बदल में आपको समझाना चाह रही थी। और यही होता है आपका दल बदल। और दल बदल का अभी खतरा सबसे बड़ा कहाँ मंडरा रहा है, आपके राजस्थान में भी। राजस्थान में भी हो रहा है कि जो सचिन पायलट और उनके साथ के कुछ विधायक है, वह सुनने में यह आ रहा है कि बीजेपी के साथ जा रहे हैं। जैसा कदम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में उठाया था, ठीक वैसा ही कदम सचिन पायलट राजस्थान में उठाने जा रहे हैं। तो आगे देखते हैं, यह हॉट टॉपिक देश के पॉलिटिकल ट्रेंड में चल रहा है। अब आगे पता चलेगा होता क्या है, दल बदल होता है या फिर कांग्रेस आला कमान इनको संभाल लेती है। ठीक है, तो यह होता है दल बदल। होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज नीचे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर नहीं पसंद आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं कि आपको वीडियोस पसंद नहीं आते। हम यह सीरीज यहीं पे डिसकंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में आती है 11वीं अनुसूची, सेकंड लास्ट शेड्यूल। ठीक है, 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों से संबंधित विभिन्न प्रावधान है। 11वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया था, तो इसके लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया था। कब? 1992 में। और 1992 के इस अधिनियम द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और इसमें पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में वर्णन है। तो 11वीं अनुसूची आप पूरी तरह से मान लीजिए कि यह गाँव से रिलेटेड है। ठीक है, ग्राम पंचायतों से इसमें सारी शक्तियां दी गई है, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। और इसमें कितने सब्जेक्ट शामिल है? 29 विषय शामिल है। अब यह विषय शामिल होने का मतलब क्या होता है कि जो ग्राम पंचायत है अपने लेवल पर कितने विषय में डिसीजन ले सकती है, तो 29 सब्जेक्ट्स पर डिसीजन ले सकती है। ठीक है, फाइनली इसके बाद में 12th और लास्ट शेड्यूल है, जिसको कि 74वें संविधान यानी कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि कब होता है आपके 1992 में होता है, और इसी के द्वारा आपका 12th शेड्यूल संविधान में जोड़ा जाता है। ठीक है, और जो हमने देखा था कि जो 11th शेड्यूल गांव से रिलेटेड है, ठीक उसके अपोजिट 12th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, तो वह आपके शहरों से। इजी तरीके से ध्यान रखने के लिए यही है कि आप 11वें शेड्यूल को कहाँ जोड़ दे, गाँव के साथ, और फिर गाँव से हम पलायन होकर कहाँ जाते हैं, शहर की ओर, तो वह 12वीं अनुसूची है। ठीक है, इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में उपबंध है, और इसमें कुल कितने सब्जेक्ट हैं, तो 18 विषय या 18 विषय शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह थी हमारी अनुसूचियां, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप यह वीडियोस आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे। आप यह ना सोचें कि अभी कोई एग्जाम्स नहीं हो रही, अचानक से एग्जाम्स की डेट्स आ जाएगी और आप एक साथ प्रिपरेशन करेंगे, तो आप अपने प्रिपरेशन को अभी से बूस्ट करिए। प्लीज वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है। और हम हमारे अगले वीडियो में संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना पढ़ेंगे, यानी कि प्रियम्बल। ठीक है, तब तक के लिए कीप विजिटिंग CSC एंड थैंक यू वेरी मच।